आज मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस टॉपिक पे अपना लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ये जो टॉपिक है ये हमारा इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है और इंडिफरेंस कर्व के अंदर ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो वहीं से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के अंदर जो भी डेप्थ के पॉइंट हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले हम इंडिफरेंस कर्व से ही इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व के बारे में ऑलरेडी मैं आप जो लेक्चर है वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ और इंडिफरेंस कर्व के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डेप्थ में और उसके सारी प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले लेक्चर्स में जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इस लेक्चर में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें दो प्रोडक्ट के ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देखा जाता है जिसमें कंज्यूमर को सभी कॉम्बिनेशंस में सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन हमें मिले और इसके लिए जो भी टेबल हमारी बनाई जाती है उसको इंडिफरेंस टेबल कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक इंडिफरेंस टेबल हमारे सामने है, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और यहीं से आपका जो MRS का टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप उसको मैं समझाता हुआ चलूँगा। जैसे सपोज करिए कोई कंज्यूमर है जिसको हमने दो प्रोडक्ट गुड एक्स और गुड वाई कंज्यूम करने के लिए दिए और उससे ये पूछा कि आप एक्स और वाई इन दोनों प्रोडक्ट का कोई एक कॉम्बिनेशन हमें बताइए जिस पे आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये जानने के लिए हमने सबसे पहले उसे गुड एक्स की 1 यूनिट और गुड वाई की 12 यूनिट कंज्यूम करने के लिए दी और इसे कंज्यूम करने के बाद उसे अपने माइंड में जो भी सेटिस्फेक्शन फील हुआ उसने उस सेटिस्फेक्शन लेवल को अपने माइंड में कंसीडर कर लिया। इसके बाद हमने उससे ये पूछा कि एक कॉम्बिनेशन के अलावा क्या कोई दूसरा कॉम्बिनेशन भी आप बता सकते हैं इन दोनों गुड्स का जो आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे जितना कि पहले वाले कॉम्बिनेशन में आपको मिला था। अब जो भी कंज्यूमर था उसने सोच के बताया कि अगर मैं गुड एक्स की 2 यूनिट को कंज्यूम करता हूँ और गुड वाई की 8 यूनिट को कंज्यूम करता हूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना कि मुझे पहले वाले कॉम्बिनेशन में मिला था। अब यहाँ पे आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि गुड एक्स की तो उसने 1 यूनिट ही इंक्रीज करी है और बदले में गुड वाई की उसने 4 यूनिट को डिक्रीज कर दिया तो उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के लेवल को इक्वल कर रहे हैं ना कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स को। सेटिस्फेक्शन हमारा एक माइंड का स्टेटस होता है और माइंड का स्टेटस ये कहता है कि जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी 1 यूनिट हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे देगी और जो यूनिट हमें कम जो प्रोडक्ट हमें कम अच्छा लगता है उसकी कई यूनिट भी हो सकता है हमें उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ना दे पाए। तो जो सेटिस्फेक्शन का रिलेशन है वो हमारे स्टेटस ऑफ माइंड से रिलेटेड होता है और हमें यहाँ पे इसी सेटिस्फेक्शन लेवल को इक्वल करना होता है। हो सकता है कि जो गुड एक्स है वो कंज्यूमर को ज़्यादा अच्छा लगता हो और गुड वाई उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हो, तो इस वजह से वो गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए वाई की 4 यूनिट को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। और इसके आधार पर उसने ये बताया कि अगर मैं एक्स की 2 यूनिट सॉरी और वाई की 8 यूनिट को कंज्यूम करता हूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना कि मुझे पहले वाले लेवल पे कॉम्बिनेशन में मिला था। इसके बाद हमने उससे तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा तो उसने बताया सोच के बताया कि अगर मैं गुड एक्स की 3 यूनिट और गुड वाई की 5 यूनिट को कंज्यूम करता हूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना कि मुझे पहले वाले कॉम्बिनेशंस में मिला था। इसके बाद हमने उससे 2 कॉम्बिनेशन और पूछे और उसने सोच के ये बताया कि अगर मैं गुड एक्स की 4 यूनिट और गुड वाई की 3 यूनिट को कंज्यूम करता हूँ तो भी मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और लास्ट में 5वें कॉम्बिनेशन में उसने बताया कि अगर मैं गुड एक्स की 5 यूनिट और वाई की 2 यूनिट को कंज्यूम करता हूँ तो भी मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस तरीके से ये जो टेबल है हमने एक किसी पार्टिकुलर कंज्यूमर से पूछ के हमने तैयार करी है और ये टेबल हर कंज्यूमर की अपनी अलग अलग होती है। किसी भी कंज्यूमर की टेबल को दूसरे कंज्यूमर के लिए यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी प्रोडक्ट की लाइकिंग और डिसलाइकिंग सभी इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग होती है, इसलिए ये टेबल सभी के लिए अलग अलग होगी। तो हमने यहाँ पे एज्यूम करके कि किसी कंज्यूमर से हमने पूछा और उसने जो भी आंसर दिया उसके आधार पर हमने एक टेबल बनाई और ये जो टेबल है ये हमारे इंडिफरेंस टेबल कहलाएगी। इसके बारे में जो डेप्थ में मैं सारी चीज़ें मैं आपको इंडिफरेंस कर्व वाले लेक्चर में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पज़ है MRS को समझना है तो इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस टेबल का ओवरव्यू लेते हुए
हम सीधे सीधे MRS पे चले जाएंगे। अब यह टेबल हमारे सामने है जहाँ पे जो कंज्यूमर है उसने दोनों प्रोडक्ट के ऐसे 5 कॉम्बिनेशंस को बताया, जिनमें सभी कॉम्बिनेशन पे उसे एक बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है। क्वेश्चन क्या जनरेट होता है कि हमने गुड एक्स की तो एक यूनिट हमने बढ़ाई और उसके बदले में गुड वाई की यूनिट्स में हमने कमी करी। तो ये जो गुड वाई की यूनिट्स में हमने कमी करी है, क्या ये नंबर हमने अपने मन से लिख दिए हैं या इसके पीछे कोई पैटर्न होता है? इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ को आप पढ़ेंगे या जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं और जिनकी टेबल्स में सारी चीज़ों को समझाया जाता है, तो एक्चुअल में वो जो टेबल होती है उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट, एक पैटर्न होता है कि जो भी लॉ आप पढ़ रहे हैं या जो भी लॉ आप समझ रहे हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग उस टेबल का क्या पैटर्न होगा और एक्चुअल में क्या पैटर्न होता है, उस पैटर्न को ही हमें फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस टेबल के पीछे कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है? एक्स में एक यूनिट आप बढ़ा रहे हैं और वाई की यूनिट आप कम करते जा रहे हैं। पहले 12 यूनिट, फिर केवल 8, फिर 5, 3 और 2। प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारी लाइफ में क्या कहती है कि जो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो या जो चीज़ हमारे पास बढ़ती चली जाए, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम होती जाती है, और जो चीज़ हमारे पास कम होती है उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ती जाती है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है और ये हमारी लाइफ में हर चीज़ में लागू होता है। आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, आपके पास अगर 10-12 बॉल पेन है, आपके पास 10-12 पेन हैं, तो फिर पेन की इम्पोर्टेंस कम होगी। कोई आपसे पेन मांगेगा भी तो आप इजीली उसे दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 ही पेन हैं तो फिर वो पेन की इम्पोर्टेंस आपके लिए काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर आप जनरली इजीली किसी को वो पेन हो सकता है कि ना दें। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है हमारे साथ कि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है ये बढ़ती चली जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम होती जाती है, और जो चीज़ हमारे पास कम होती जाती है उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे गुड एक्स की एक यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे गुड एक्स की यूनिट बढ़ेगी वैसे वैसे एक्स की इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम होती जाएगी, और उसके बदले वाई की यूनिट्स में कमी हो रही है। तो जैसे जैसे वाई की यूनिट्स में कमी होती जाएगी वैसे वैसे वाई की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी, और इस वजह से हर अगला सेक्रीफाइस हमारे पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जाएगा। और यही इस टेबल का पैटर्न है कि हम गुड एक्स को बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके बदले गुड वाई में कमी कर रहे हैं। तो जब हम गुड वाई में कमी करेंगे तो हर कमी के साथ गुड वाई की यूनिट्स हमारे लिए कम होती जाएंगी, और जैसे जैसे इसकी यूनिट्स हमारे लिए कम होती जाएंगी वैसे वैसे वाई की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी, और इस वजह से हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम होता चला जाएगा। अब इस चीज़ को, इसी टेबल को थोड़ा सा डेप्थ वे में अगर हम अगले स्टेप में समझें तो ये टेबल हमारे सामने निकल के आती है। वही सारे डाटा हैं कि गुड एक्स को 1, 2, 3, 4, 5 हम एक यूनिट हम बढ़ाते चले गए, और बदले में गुड वाई में हम कमी करते चले गए। 12, 12 से फिर 8, 8 से 5, 5 से 3, 3 से 2। तो गुड वाई में जैसे जैसे कमी होती जाएगी वैसे वैसे वाई की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी, और इस वजह से वाई का हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम होता चला जाएगा। जैसे हम 12 से 8 पे आ गए, यानी कि हमने वाई में 4 यूनिट की कमी करी, और इधर आपने एक्स 1 से 2 आए, यानी एक्स में आपने 1 यूनिट की बढ़ोतरी करी, यानी कि एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आप वाई की 4 यूनिट छोड़ने को तैयार हो गए। इसके बाद फिर आपने एक्स की एक और यूनिट को इंक्रीज किया, 2 से 3 पे आ गए, 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ। लेकिन अब आपके पास वाई की जो मात्रा है पहले से कम हो चुकी है, 12 से कम होकर आप 8 पे आ चुके हैं, और इस वजह से वाई की इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, और इस वजह से अगला सेक्रीफाइस आपके पिछले सेक्रीफाइस से कम हो जाएगा। और अगला जो सेक्रीफाइस आपने वाई में किया है वो 8 से कम होकर 5 पे आ गए, यानी कि आपने केवल 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। इसके बाद अगले स्टेप में हमने एक्स में फिर 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट किया, 3 से 4 1 यूनिट हमारी इंक्रीज हो गई। लेकिन इस एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए अब आपने वाई में कितना सेक्रीफाइस किया? चूँकि वाई पहले ही आपका कम हो चुका था और उसकी इंपॉर्टेंस आपने बढ़ती जा रही थी, इसने हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जाएगा। तो जहाँ आपने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया था, अगली बार आपने केवल 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। फिर लास्ट कॉम्बिनेशन में जो कंज्यूमर है उसने एक्स की एक और एक्स्ट्रा यूनिट को इंक्रीज किया, और इसके बदले वाई की 1 यूनिट को छोड़ा, सेक्रीफाइस किया। तो वाई में तो टेबल का पैटर्न क्या कहता है कि जैसे जैसे वाई में कमी आती जा रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी, और उस वजह से हर अगला सेक्रीफाइस
पिछले सेक्रीफाइस से कम होता चला जाएगा। तो वाई में जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो पहले 4 यूनिट का, फिर 3 यूनिट का, फिर केवल 2 यूनिट का, फिर केवल 1 यूनिट का, यानी कि हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जा रहा है। यही पैटर्न हमें अपनी इस टेबल में, इंडिफरेंस टेबल में फॉलो करना होता है। फिर आप चाहे यहाँ पे 12 यूनिट से स्टार्ट करें, चाहे 15 यूनिट से स्टार्ट करें, चाहे 20 यूनिट से स्टार्ट करें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिगर यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन आपको इस टेबल का पैटर्न का फॉलो करना है कि वाई का हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम होना चाहिए। ये क्योंकि यही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। आप अपने बारे में किसी भी चीज़ के बारे में सोच लीजिए, आप प्रैक्टिकली इसी तरीके से आप चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे, अगर चीज़ों को सेक्रीफाइस करने की सिचुएशन आती है तो यहाँ पे टेबल में वाई का सेक्रीफाइस कितना है, पहले मैं 4 यूनिट का, फिर केवल 3, फिर केवल 2, फिर केवल 1। तो यहाँ पे वाई की यूनिट को आपने सेक्रीफाइस किया। अब यहाँ पे तो इस कॉलम में ये बताया गया है कि वाई की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस किया गया। अगर हम इसे सेक्रीफाइस की रेट को कैलकुलेट कर दें तो वो जो रेट निकल के आएगी उसी रेट को बोला जाएगा MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसका मतलब कि वाई में कितना चेंज कर रहे हैं आप और एक्स में कितना चेंज हो रहा है, इसके रेशो से आपका जो MRS है वो कैलकुलेट होता है। तो अगर हम MRS कैलकुलेट करें तो पहले लेवल पे आपने वाई में 4 यूनिट की कमी करी है, तो डेल्टा वाई आपका 4 है, और इसके बदले आप एक्स की 1 यूनिट आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स आपका 1 है। तो फॉर्मूले में दोनों फिगर को रखें, तो -4 अपॉन +1 दैट इज -4। फिर अगले कॉम्बिनेशन में MRS कैलकुलेट करें तो वाई में 3 यूनिट की कमी है और एक्स में 1 यूनिट की इंक्रीजमेंट हुआ है। फॉर्मूले में दोनों वैल्यू को रखने के बाद -3 अपॉन +1 बराबर -3। और इसी तरीके से अगली दोनों जो MRS है आपकी फॉर्मूले के से कैलकुलेट करने के बाद -2 और -1 हमारी आ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो MRS है -4, -3, -2, -1 आ रहा है। और ये MRS हमेशा आपका डिक्रीजिंग सिचुएशन में ही होगा। हमेशा डिक्रीजिंग सिचुएशन में क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप वाई की यूनिट को सेक्रीफाइस करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बढ़ती चली जाएगी, और इस वजह से हर अगला जो सेक्रीफाइस है वो पिछले सेक्रीफाइस से कम होता चला जाएगा, यानी कि हमारी जो MRS है वो डिक्रीजिंग होती चली जाएगी। अब इस टेबल में आपको जो MRS का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया। अभी इसके अंदर बहुत सारी डेप्थ के पॉइंट है जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे अभी तक आपको क्या समझ में आया कि वाई में हम जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर उस सेक्रीफाइस करने की रेट को हम कैलकुलेट कर दें फॉर्मूले से, तो उसी रेट को MRS बोला जाता है। रेट का पे क्या मतलब है, रेट का मतलब ये है कि एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए वाई की कितनी यूनिट आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, यानी कि पर यूनिट ऑफ एक्स की हर एडिशनल 1 यूनिट के लिए किस रेट से आप वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बस ये टेबल में बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन ली है कि आपकी एक्स में 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ है, जिससे कि आपको MRS का जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो फॉर्मूले का एप्लीकेशन है वो समझ में आ जाए। लेकिन अभी MRS के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ तक समझाने के बाद कि MRS का फॉर्मूला किस तरीके से होता है, कैसे MRS की कैलकुलेशन की जाती है, उसकी कैलकुलेशन पैटर्न क्या होता है, MRS हमारी डिक्रीजिंग सिचुएशन में होती है, इन सारी बेसिक चीज़ों को समझने के बाद अब हमें स्टेप बाय स्टेप इसके डेप्थ वाले पॉइंट्स को समझना है। तो इसके डेप्थ वाले पॉइंट को अगर हम समझने की स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले तो आपको ये जो MRS वर्ड है इस वर्ड को ही पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी मीनिंग और इसके पॉइंट्स पे आएंगे। अब इसमें जो वर्ड है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले इसी में आपको समझना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल में जो स्टूडेंट हैं इस पूरे वर्ड को, पूरे स्टेटमेंट को एक सिंपली एक स्टेटमेंट के रूप में याद करके एग्जामिनेशन में चले जाते हैं। लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो आपको वो जो कॉन्सेप्ट है या जो भी स्टेटमेंट आपके सामने दिया है उस स्टेटमेंट को पहले आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा, उसके हर वर्ड की मीनिंग आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सही तरीके से समझ में आ सकता है। सबसे पहले हम इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये जो वर्ड है इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन किसके लिए यूज हुआ। हमारी जो डिफरेंस टेबल जिसमें अभी हमने जो टेबल आपको डेप्थ में समझाई थी उसमें 2 गुड थे, गुड एक्स और गुड वाई। तो गुड एक्स आपका 1 2 3 4, गुड एक्स में आपका इंक्रीजमेंट होता जा रहा है
और गुड वाई 12, 8, 5 दिन, गुड वाई में आपका डिक्रीजमेंट होता जा रहा है। तो गुड एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, गुड वाई आपका डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे क्रिएट होता है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड है ये दोनों गुड में से किस गुड के लिए यूज होगा। क्या उस गुड के लिए जो इंक्रीज हो रहा है या उस गुड के लिए जो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जवाब ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड है वो उस गुड के लिए यूज होता है जो कि इंक्रीज हो रहा है। यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स, आप यानी कि एक्स और वाई में हो क्या रहा है कि आप एक्स को लेके आ रहे हैं, एक यूनिट आपकी एक्स की बढ़ रही है और उसके बदले आप वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि वाई आपसे छूट रही है और एक्स को आप लेके आ रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि आपने सब्स्टिट्यूशन एक्स का किया। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स यानी कि एक्स को आप लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो उस प्रोडक्ट के लिए यूज होता है जो कि इंक्रीज हो रहा है, ना कि उस प्रोडक्ट के लिए जो कि डिक्रीज हो रहा है। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स बोलेंगे, यानी कि एक्स का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो एक्स का सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब कि आप एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स की यूनिट्स को आप लेके आ रहे हैं। इसको समझने के बाद आपका दूसरा वर्ड आता है रेट, कि यहाँ पे रेट का क्या मतलब है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा वर्ड था हमारा। अब इसमें रेट का क्या मतलब है, कि हम यहाँ पे किसी परसेंटेज की बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ की बात हो रही है। तो इसका जवाब ये है कि जो रेट वर्ड है ये अपने आप में अकेला नहीं है, पूरा वर्ड है आपका मार्जिनल रेट। इकोनॉमिक्स में जिस शब्द के साथ भी मार्जिनल शब्द लगा दिया जाए इसका मतलब है कि हम वहाँ पे पर यूनिट चेंज की बात कर रहे हैं। तो मार्जिनल रेट का मतलब है कि एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए वाई की कितनी यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को आप लेके आ रहे हैं और उसके बदले आप वाई की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वाई की यूनिट को सेक्रीफाइस करने की जो रेट है, यानी कि पर यूनिट एक्स के हर यूनिट के लिए वाई की जितनी यूनिट आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसी छोड़ने की जो दर है, उसी छोड़ने की जो रेट है, उसी रेट को बोला जाता है मार्जिनल रेट। तो मार्जिनल रेट में हम क्या देखते हैं, मार्जिनल रेट में हम ये देखते हैं कि एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वाई की कितनी यूनिट आप छोड़ रहे हैं, यानी कि हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए एक्स की वाई की किस रेट से आप वाई की यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअल में ये अधूरा वर्ड है। इसे पूरा किस तरीके से लिखा जाता है, इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो लिखा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। यानी कि सब्स्टिट्यूशन आप किसका कर रहे हैं, एक्स का, यानी कि एक्स को लेके आ रहे हैं किसके बदले, वाई के बदले, फॉर वाई। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन केवल इतना लिखने के बजाय ये पूरा स्टेटमेंट हमें लिखा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। ऑफ एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, एक्स का। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स, एक्स के सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि आप एक्स को लेके आ रहे हैं, एक्स इंक्रीज हो रहा है किसके बदले, वाई के बदले, यानी कि वाई को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इसको शॉर्ट में डिनोट किया जाता है एमआरएस एक्स वाई। तो एमआरएस एक्स वाई अगर आपका लिखा है तो इसमें जो एक्स वाई में ये एक्स प्रोडक्ट को बता रही है, वाई प्रोडक्ट को बता रहा है। तो जो पहला वाला प्रोडक्ट होगा उसका मतलब है कि उसमें आप इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, और जो दूसरे नंबर पे लिखा होगा इसका मतलब है कि उसमें आप डिक्रीजमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पे एमआरएस ए बी लिखा हो, यानी कि ए प्रोडक्ट का इंक्रीजमेंट हो रहा है और बी में आपका डिक्रीजमेंट हो रहा है। कहीं पे आपका एमआरएस पी क्यू लिखा हो, यानी कि पी में आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है और क्यू में आपका डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो एमआरएस केवल अलग से एमआरएस नहीं लिखा जाता है, एमआरएस के आगे हमें बताना पड़ता है कि सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है और किसके बदले हो रहा है। तो एमआरएस एक्स वाई का मतलब है कि आप सब्स्टिट्यूशन एक्स का कर रहे हैं, यानी कि एक्स को हम लेके आ रहे हैं किसके बदले, वाई के बदले, यानी कि वाई को हम छोड़ रहे हैं। तो वाई को सेक्रीफाइस करने की रेट क्या है, यानी कि पर यूनिट एक्स के लिए आप वाई की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी रेट को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपका जो वर्ड था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये उसकी मीनिंग थी। अब इस मीनिंग को समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो एमआरएस है, इसकी मीनिंग और इसके डेप्थ के पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। इतना समझने के बाद हम एमआरएस की मीनिंग को इस तरीके से समझा सकते हैं कि एमआरएस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहली एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है,
जैसे कि, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके जो बेसिक पॉइंट है कि सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, मार्जिनल रेट का क्या मतलब है, एक्स और वाई में से किसका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, किसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ चुकी हैं। तो ये मीनिंग आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो MRS के अगर मीनिंग को समझे तो इसमें लिखा है कि MRS रेफर्स टू द रेट एट विच, यानी ये एक ऐसी रेट है जिस पे द कंज्यूमर इज विनिंग, जिस पे कंज्यूमर तैयार है टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर द अदर, यानी कि उस रेट पे एक गुड के बदले दूसरी गुड को ले आने के लिए तैयार है। ये थोड़ी सी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है। इसी को थोड़ी सी सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो MRS को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। MRS रेफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विनिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई फॉर गुड एक्स, यानी कि एक वो रेट है कि जिस रेट पे जो कंज्यूमर है वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है एक्स के लिए, यानी कि एक्स की पर यूनिट के लिए वो वाई की कितनी यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है, उसी रेट को MRS बोला जाता है। अब इस MRS की मीनिंग को समझने के बाद MRS के जो की पॉइंट्स हैं उसको वन बाय वन हम समझ लेते हैं। की पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि द वर्ड सब्स्टिट्यूट इज यूज्ड फॉर दैट प्रोडक्ट ऑफ विच यूनिट्स आर इंक्रीज्ड, यानी कि जो MRS के अंदर जो सब्स्टिट्यूट वर्ड आता है वो वर्ड उस प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है जिसकी यूनिट्स इंक्रीज हो रही हैं, ना कि उसके लिए जिसकी यूनिट डिक्रीज हो रही हैं। सेकेंड, मार्जिनल रेट, इसका क्या मतलब है? मार्जिनल रेट सोच द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड वाई विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर ईच वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि मार्जिनल रेट वो रेट है कि जिस रेट से जो कंज्यूमर वाई की गुड वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है फॉर ईच वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स की हर एडिशनल एक यूनिट के लिए जिस रेट से वो गुड वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है उसी रेट को मार्जिनल रेट बोला जाएगा। MRS कैलकुलेट कैसे होता है? माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स में इंक्रीज कर रहे हैं वाई में डिक्रीज कर रहे हैं तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका MRS एक्स वाई, इसका मतलब क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, यानी कि सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं आप एक्स का फॉर वाई यानी कि वाई के बदले, इसका मतलब कि वाई को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उसके बदले हम एक्स को लेके आ रहे हैं। इसके अलावा और की पॉइंट्स हमारे इस पॉइंट्स के नेक्स्ट, MRS इज ऑलवेज डाइमिनिशिंग। MRS हमारा हमेशा डाइमिनिशिंग होगा। डाइमिनिशिंग क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे एक प्रोडक्ट की यूनिट कम होती जाएंगी उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी और इस वजह से हर अगला जो सेक्रीफाइस है वो पिछले सेक्रीफाइस से कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग MRS लीड्स टू कन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व टू ओरिजिन। इसको मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया था कि इंडिफरेंस कर्व हमारा हमेशा ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन में होता है, लेकिन इसके होने के पीछे का रीजन क्या है? आपके MRS का डिक्लाइनिंग मोड में होना, डिक्रीजिंग मोड में होना। इसको मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 में काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन भी किया था, तो अगर आप इस पॉइंट को बहुत डेप्थ में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 में जाके इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नंबर 5 में जाके मेरे लेक्चर को वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पॉइंट ये बताता है कि MRS के डिक्लाइनिंग होने की वजह से ही जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन को अचीव करता है। नेक्स्ट, हायर द MRS ग्रेटर द कन्वेक्सिटी, यानी कि MRS जितना ही ज़्यादा होगा इंडिफरेंस कर्व की कन्वेक्सिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, MRS शोज द स्लोप ऑफ IC, यानी MRS इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को भी बताता है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और MRS दोनों एक ही होते हैं। इस पॉइंट को मैं आगे टेबल में भी और ग्राफ में एक्सप्लेन करूँगा। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या बताता है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ गुड वाई फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ये बताता है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ये बताता है कि गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए गुड वाई की कितनी यूनिट को आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यानी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और आपका जो MRS है वो दोनों एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं और दोनों एक ही चीज़ को बताते हैं। इतने सारे की पॉइंट्स को समझने के बाद अब हम एक टेबल में इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी एक इंडिफरेंस टेबल है, इसमें गुड एक्स और गुड वाई दो प्रोडक्ट हैं और MRS है। ये किसी कंज्यूमर से हमने पूछ के ये टेबल हमने एज्यूम की है, ठीक है। और इसमें 4 कॉम्बिनेशन है दोनों प्रोडक्ट के, जिसमें गुड एक्स की 2, 3, 5, 7
ये यूनिट हमारे हैं, और गुड वाई की 6, 4.5, 3 और 2.5 ये हमारी यूनिट्स हैं। इससे पहले जो टेबल मैंने आपको बताया था, ये टेबल आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, और इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हमने गुड एक्स में एक एक यूनिट का इंक्रीजमेंट किया था। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी तो नहीं कि हम केवल एक एक यूनिट का इंक्रीजमेंट करें, हम एक से ज़्यादा यूनिट का भी इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा यूनिट का अगर हम इंक्रीजमेंट करेंगे तो फिर हमारा MRS किस तरीके से कैलकुलेट होगा, और उससे और कौन सी इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको इस प्रैक्टिकल टेबल में आपको समझना है। तो ये जो टेबल है ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिसमें MRS का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले कॉम्बिनेशन में हमने जो कंज्यूमर है उसने गुड एक्स की 2 यूनिट और गुड वाई की 6 यूनिट उसने कंज्यूम करी, और इससे उसे एक कोई सेटिस्फेक्शन उसे मिला। फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में उसने ये बताया कि अगर मैं गुड एक्स की 3 यूनिट और गुड वाई की 4.5 यूनिट को कंज्यूम करता हूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना कि पहले कॉम्बिनेशन में मुझे मिला था। और इस तरीके से उसने C कॉम्बिनेशन और D कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन उसने बता दिया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि गुड एक्स की किस तरीके से यूनिट इंक्रीज हो रही हैं, और उसके बाद में गुड वाई की यूनिट्स में किस तरीके से डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो जैसे अगर हम देखें तो गुड एक्स की 2 से हम 3 यूनिट पे जो कंज्यूमर है वो आ गया, यानी कि 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ। लेकिन इसके बाद में गुड वाई की 6 यूनिट से 4.5 यूनिट पे आ गए, यानी कि गुड वाई में 1.5 यूनिट्स का डिक्रीजमेंट हुआ। फिर अगले कॉम्बिनेशन में गुड एक्स की 3 से 5 यूनिट हुई, यानी कि 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ। और इसके बाद में गुड वाई की 4.5 से 3 यूनिट पे हम आ गए, यानी कि 1.5 यूनिट का आपने डिक्रीजमेंट किया। फिर अगले कॉम्बिनेशन में गुड एक्स की 5 की यूनिट्स 5 से बढ़ के 7 हो गई, यानी कि 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ। और इसके बाद में वाई में कितना सेक्रीफाइस किया है, 3 से कम होकर 2.5 पे आ गए, यानी कि केवल 0.5 यूनिट का सेक्रीफाइस हमने किया है। अब इस आधार पर अगर हम MRS हम निकालें तो MRS किस तरह से कैलकुलेट होगा। MRS का फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इस आधार पर हमारा MRS कैसे होगा। जैसे पहले हमने एक्स में 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट किया और वाई में 1.5 यूनिट का डिक्रीजमेंट किया है, तो MRS हमारा होगा -1.5 अपॉन +1, दैट इज माइनस का 1.5। अगले कॉम्बिनेशन में आपने एक्स की 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट किया और वाई की 1.5 यूनिट का आपने सेक्रीफाइस किया, तो इस आधार पे आपका MRS कितना कैलकुलेट होकर आता है। MRS के फॉर्मूले से हम लगाने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि वाई में 1.5 यूनिट का डिक्रीजमेंट है, सेक्रीफाइस हमने किया है, अपॉन एक्स में 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट किया है, बराबर 0.75, यानी कि हर एक यूनिट के लिए आपने 0.75 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। वो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि 2 यूनिट के लिए आप 1.5 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि 1 यूनिट के लिए 0.75 यूनिट का आपने सेक्रीफाइस किया है, इस रेट से आपने सेक्रीफाइस किया है। तो 1 यूनिट के लिए हमने 0.75 यूनिट का सेक्रीफाइस किया वाई का। फिर आगे आपने एक्स की 2 यूनिट के लिए वाई की 0.5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, तो MRS आपका फॉर्मूले से कैलकुलेट हो गया है 0.25। तो हमारा जो MRS है वो 1.5, 0.75, 0.25, यानी कि हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो MRS है वो हमारे डिक्रीजिंग सिचुएशन में है। अब ये जो माइनस का सिंबल है ये आपका इकोनॉमिक्स के अंदर जो माइनस का सिंबल ये इंडिकेट करता है कि हम वाई की यूनिट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये मैथमेटिकल माइनस को एज्यूम मत करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो 0.2 माइनस का 0.25 माइनस की 0.75 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की स्टडी नहीं हो रही, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात हम कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में जो माइनस का सिंबल है वो केवल सेक्रीफाइस को इंडिकेट कर रहा है कि वाई में सेक्रीफाइस हो रहा है। और किस रेट से सेक्रीफाइस हो रहा है, पहले में आपने एक्स की 1 यूनिट के लिए 1.5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, अगली बार आपने एक्स की 1 यूनिट के लिए 0.75 यूनिट की रेट से सेक्रीफाइस किया, और उसके अगली बार आपने एक्स की 1 यूनिट के लिए वाई की 0.25 की रेट से आपने सेक्रीफाइस किया। तो ये जो आपका MRS है वो हमारा डिक्रीजिंग सिचुएशन में है। इसके बाद इस टेबल को अगर हम ग्राफ पे बनाएं तो हमारा ग्राफ इस तरीके से निकल के आता है। एक्स एक्सेस पे हमने गुड एक्स को दिखाया है, वाई एक्सेस पे हमने गुड वाई को दिखाया है, और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन में एक्स की 2 यूनिट और वाई की 6 यूनिट है, तो एक्स की 2 यूनिट और वाई की 6 यूनिट हमारा ये एक कॉम्बिनेशन आया। बी कॉम्बिनेशन में एक्स की 3 यूनिट और वाई की 4.5 यूनिट, दो बी कॉम्बिनेशन एक्स की 3 यूनिट और वाई की 4.5 यूनिट, ये आपका बी पॉइंट है। सी में एक्स की 5 यूनिट और वाई की 3 यूनिट, तो एक्स की 5 यूनिट और वाई की 3 यूनिट,
और डी कॉम्बिनेशन में एक्स की 7 यूनिट और वाई की 2.5 यूनिट। तो एक्स की 7 यूनिट है और वाई की हमारी 2.5 यूनिट है। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है ये हमारा इंडिफरेंस सारे पॉइंट्स को मिला देने के बाद ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हमारा निकल के आ गया। अब इसमें ए बी सी डी ये 4 कॉम्बिनेशन थे। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप की भी जानकारी हमें एमआरएस से पता चल जाती है। जैसे अगर हम ए और बी पॉइंट की बात करें तो ए से बी पॉइंट तक आने में आपने एक्स की 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट किया, लेकिन उसके बाद में आपने वाई में 1.5 यूनिट का डिक्रीजमेंट कर दिया। आप ए से कम होकर बी पे आ गए, यानी कि 1.5 यूनिट आपने छोड़ दी। तो ए से बी पॉइंट के बीच में जो स्लोप है वो कितनी हमारी निकल के आती है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर -1.5 अपॉन 1 बराबर माइनस का 1.5। और यही आपका एमआरएस भी आ रहा था, पहला एमआरएस आपका 1.5 आ रहा था। यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो 1.5 है। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप 1.5 होने का मतलब क्या है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप 1.5 होने का मतलब ये है कि आप x की 1 यूनिट के लिए y की 1.5 यूनिट को की रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फिर b से c पॉइंट के बीच में स्लोप कितनी है, b से c तक आने में आपने x की 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट किया और y में 1.5 यूनिट का डिक्रीजमेंट कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो x की 2 यूनिट के लिए आप 1.5 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि 1 यूनिट के लिए आपने 0.75 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है, अगर हम सीधे सीधे कैलकुलेट करें तो। और यही आपके स्लोप को बताता है। सो स्लोप हमने कैलकुलेट किया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये आपका है 0.75। तो बी से सी पॉइंट के बीच में जो स्लोप है वो 0.75 है। तो ये जो हम कहते हैं कि स्लोप हमारे 0.75, इसका क्या मतलब है कि बी से सी पॉइंट के बीच में आपने एक्स की हर यूनिट के लिए वाई की 0.75 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है। यानी कि y के सेक्रीफाइसिंग की रेट आपकी 0.75 थी, यानी कि पर यूनिट ऑफ x यू आर सेक्रीफाइसिंग 0.75 यूनिट्स ऑफ y। फिर c से d पॉइंट के बीच हमारा स्लोप क्या है, c से d पॉइंट तक आने में आपने x की 2 यूनिट को इंक्रीजमेंट किया और इसके बदले y में 0.5 यूनिट का डिक्रीजमेंट हुआ। तो c से d के बीच में स्लोप क्या है, यानी कि x की 2 यूनिट के लिए आप 0.5 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं y की। तो 1 यूनिट के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, 0.25 का। वही हमारे फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आएगा। तो फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर हमारा स्लोप निकल के आता है 0.25। तो सी से डी के बीच में जो स्लोप है वो हमारा 0.25 आ रहा है। इसका मतलब है कि सी से डी पॉइंट के बीच में आप हर 1 यूनिट के लिए वाई की 0.25 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो हमें बताती है। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और एमआरएस जैसे 1.5, 0.75, 0.25, आपका एमआरएस भी 1.5, 0.75, 0.25 है। तो एमआरएस और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ये दोनों एक ही चीज़ें हैं और एमआरएस से इंडिफरेंस कर्व की स्लोप का पता चलता है। तो सीधे सीधे हमें फाइनली क्या पता चला कि एमआरएस से क्या पता चलता है, एमआरएस हमें ये बताता है कि एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए वाई की किस रेट से वाई की यूनिट को किस रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि पर यूनिट ऑफ एक्स आप वाई की कितनी यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि उसे छोड़ रहे हैं। यही हमारा एमआरएस से पता चलता है और यही आपका जो टॉपिक था वो एमआरएस का था। तो आज एमआरएस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और आज के लेक्चर में फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही दूसरा लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।